जी, तो प्रीवियस जो 2 यूनिट से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 उनके अंदर आपने देखा कि शायरी क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच जो है ख़ासकर उनका बड़ा डिटेल में इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, विद एग्जांपल समझाया गया कि पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, इमेजरी और आयरनी ये होता क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर इस यूनिट के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर हम कुछ नज़में पढ़ेंगे। ठीक है। और उन नज़मों के हवाले से हमें उनके अंदर ये चीज़ें ढूंढना होंगी, उनको उस नज़म को समझने के लिए, उस नज़म को एंजॉय करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर इज़ पर्सोनिफिकेशन, वेयर इज़ एलिट्रेशन, वेयर इज़ राइम, वेयर इज़ रिदम, ये सारी चीज़ें कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अब शायरी जो है आपको पता है कि इट इज़ रिटन इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि बड़े आइडियाज़ को थोड़े अल्फाज के अंदर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और अ, उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है थ्रू यूज़ ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स को जो है, जैसे वो रोड नॉट टेकन पोएम हमने पढ़ी तो वहाँ पे हमें पता चला कि रोड जो है वो एक्चुअली इट इज़ नॉट रोड, रादर इट इज़ द चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक इन आवर लाइफ, नॉट वन चॉइस रादर। ज़िंदगी में कोई भी फैसला जो हमें करना पड़ता है तो वो अ, उसको जो है वो रोड के तौर पर वहाँ पर उसने मेंशन किया है। ठीक है। अब शायरी जो होती है उसके अंदर एग्जाम्पलिफिकेशन यानी कि चीज़ों की वजाहत नहीं होती, वहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताया नहीं जाता, बल्कि चीज़ जो है वो आपको दिखाई जाती है। ठीक है। द शो नॉट टेल, अगर बताया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा बल्कि बताया जाएगा, तो इट विल बिकम अ स्टोरी। ठीक है। इट विल नो लॉन्गर बी अ पोएम। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड द पोएम। अब पोएट्री जो है चूंकि उसको मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, तो लिहाजा ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन अ पोएम बाय द पोएट इज चूजन वेरी केयरफुली। इंतहाई एहतियात से उस वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है, और इंतहाई एहतियात से फिर उस वर्ड को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि वो अपना पावरफुल मीनिंग और इंतहाई ताकतवर किस्म का मीनिंग जो है, और वो इमोशनल इफेक्ट और जो साउंड इफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हर वर्ड से एलिसिट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो इस यूनिट के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो है पोएम्स डैफोडिल्स। ठीक है। डैफोडिल्स जो है ये नज़म है, एक मशहूर रोमांटिक पोइट है विलियम्स वर्ड्सवर्थ। ठीक है। उनकी पोएम है और ये 1804 में लिखी गई थी। दूसरा इसका टाइटल है आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है। दो इसकी टाइटल है, डैफोडिल्स एंड आई वॉन्डर लॉनली एज अ क्लाउड। अब ये डैफोडिल्स है क्या? डैफोडिल्स फूल हैं अ, जो कि बाहर के मौसम में लेक्स के किनारे पर उगते हैं। हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, लेकिन एज फार एज इंग्लैंड एंड दो यूरोपियन कंट्रीज आर कंसर्न, तो वहाँ पर ये फूल पाए जाते हैं। ठीक है। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इसकी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ये फूल नहीं होते। येलो इनका कलर होता है फूलों का, और इंतहाई खूबसूरत होते हैं, और खुशबू जो है इनकी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये आपके सामने पिक्चर है, आपको नज़र आ रहा है, ये जो फ्लावर्स हैं ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। तो इस पोएम को ऑलरेडी हम एक दफ़ा रीड आउट तो कर चुके हैं, तो एक दफ़ा दोबारा से रीड आउट करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट इट। लास्ट टाइम जो हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसमें से मुख्तलिफ फिगर ऑफ स्पीचेस जो थे उनको हमने निकाला था। इसमें हाइपरबोली का जो यूज़ किया गया है उसको हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है। तो दोबारा से पढ़ते हैं, और इस दफ़ा हम इसको जामिया रीडिंग देंगे। आई वॉन्डर I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling wave in the glee. A poet could not but be gay in such jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye,
which is the bliss of solitude, and then my heart with the pleasure fills and dances with the daffodils. जी, तो नज़म पढ़ी अब आपने। नज़म पढ़ने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या है? जो इसके अंदर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो वेल्स की टर्म यूज़ की गई है। वेल्स वैलीज के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लटर का वर्ड है, ट्विंकल का वर्ड है, स्प्राइटी का मतलब है, ग्ली का वर्ड है जो कि अनकॉमन वर्ड है, इसका मतलब डिलाइट होता है। जोकन का वर्ड है जिसका मतलब मैरी, चीयरफुल, बी हैप्पी है। ऑफ्ट मैंने बताया था कि ऑफ्टन इसको पढ़ते हैं। वेकेंट, एम्प्टी, पेंसिव का मतलब सैड। आगे समरी दी गई है पोएम की कि थीम इसका क्या है। थीम इसका ह्यूमन इमोशंस एंड ऑब्वियसली ब्यूटी ऑफ नेचर कि फितरत को देखकर इंसान के जज्बात जो हैं वो उभरते हैं, ठीक है। और इस ये वो फितरत जिसको हम इग्नोर करते हैं अपनी एवरीडे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो द स्पीकर सेज दैट wandering like a cloud floating above the hills and valleys he came across a field of daffodils beside the lake. The dancing flirting flowers were stretched endlessly along the shore. Though the waves of the lake danced beside the flower, the daffodils were मैचलेस इन देयर हैप्पीनेस के फूल जो थे वो खुशी का इजहार कर रहे थे थ्रू देयर डांस, यानी कि हवा के अंदर जो उनका लहलहाना है या जो उनका झूमना है, इट वाज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब ये जो चीज़ें हैं इस नज़म की क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी आपने प्रिपेयर करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि आपसे कहा जाए कि राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, ठीक है। तो जितनी नज़में या जितने पीसेस ऑफ लिटरेचर आपको इस किताब के अंदर दिए गए हैं उनको आपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेंजा वाइज समरी है, यानी कि स्टेंजे कितने। इस नज़म को चार स्टेंजों के अंदर तकसीम किया गया है और हर स्टेंजा जो है उसकी 6 लाइन है, यानी कि छः लाइनों पर मुश्तमिल है एक स्टेंजा। अब आप देखें जो वो फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देखे थे, क्लाउड एंड क्राउड राइमिंग वर्ड्स, डेफ हिल्स एंड डैफोडिल्स, ट्रीज ब्रीज, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या हैं? ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। खुलासा है stanza wise. While wandering like a cloud, the speaker happens to see golden daffodils, not one, but many, fluttering in the breeze on the shore of the lake which was beneath the trees. जो कि दरख्तों के नीचे फूल हैं और लेक है उसके किनारे पे। लेक डिस्ट्रिक्ट में इसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की रिहाइश थी और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशहूर ही लेक्स के लिए है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स हैं और वो जो इलाका है बहुत खूबसूरत है। जैसे हमारे यहाँ मरी है, इट इज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और उसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो यूं ही घूमते घुमाते एक लेक के किनारे वर्ड्सवर्थ जो है वो डैफोडिल्स के फ्लावर देखता है जो कि हवा में लहलहा रहे हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of the bay. 10,000 saw I at once, tossing their heads in the sprightly dance. The speaker says that when he saw so many daffodils, he was reminded of stars that shine just like in a Milky Way. The galaxy that scientists say contains about 1 trillion stars, including the sun. The speaker uses personification here when he says that the daffodils were tossing their heads as if they were dancing. Second stanza की summary है. The speaker says that when he saw so many daffodils, he was reminded of stars that shine just like in a Milky Way. यानी कि इतने ज़्यादा फूल थे उसको ये लगा कि जैसे आसमान में सितारे जगमगा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो वो ये कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ देम, 10,000 ऑफ देम, कि मुझे इतने ज़्यादा दिखाई दिए। और यहाँ पे जो है वो हाइपरबली का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद उसने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जहाँ पे वो ये कहता है कि टॉसिंग देयर हेड्स इन दिस स्प्राइटली डांस, कि वो सर जो थे अपने उनको हिला रहे थे। यानी कि फूल जो है, फूलों के सर तो नहीं होते ना, ठीक है, हेड उनका नहीं होता और ना ही वो मतलब के डांस करते हैं। लेकिन बहरहाल ये क्वालिटीज़ जो हैं शायर उसको अता करता है। द वेव, तो इसी तरीके से थर्ड स्टैंजा है, द वेव्स beside them dance but they outdid the sparkling waves in the glee.
A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thoughts what wealth the show to me had brought. The speaker says that the waves of the lake danced along with the daffodils, personification का इस्तेमाल है, but their joyful fluttering and dancing, the daffodils outdid the waves of the lake, यानी कि जो लेक की जो लहरें थीं उनसे ज़्यादा लहलहाट लेफ्ट डैफोडिल्स के फूलों में पाई जा रही थी उस वक़्त जब वो हवा चल रही थी। एंड द स्पीकर सेज कि इस खूबसूरती को आप एंजॉय किए बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। लास्ट स्टैंजा है, फॉर ऑफ्टन when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। वो ये कहता है कि जब कभी मैं अकेला होता हूँ, अकेले लेटा होता हूँ और उदास होता हूँ, ठीक है, ये खाली होता है मेरा दिमाग, यानी कि कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो उस वक़्त मुझे ये सीन जो है, वो जो नज़ारा है, वो याद आता है। और वो जो नज़ारा है, वो ये कहता है कि वो मेरे अंदर की तन्हाई को भर देता है, ठीक है, और मेरे दिल को प्लेयर से भर देता है। और वो ये कहता है कि वो उस वक़्त मेरे ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ डैफ़ोडिल्स का नाच नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ वो ये कहता है कि मैं और मेरे ख़यालात भी उन फूलों के साथ जो है वो नाच रहे होते हैं, ठीक है। सो अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से अब हम इसको देखेंगे। अभी तक तो हमने देखा खुलासा इसका, अब हम ये देखेंगे, जब हमने उसकी रीडिंग की तो हमने कुछ पर्सोनिफिकेशंस का, सिमिलीज का जिक्र भी किया, लेकिन अब हम डिटेल में देखेंगे कि एलिट्रेशन, सिमिली, हाइपबली का जिक्र किया कि थाउजेंड्स कि 10,000 ऑफ देम की वो बात करता है, तो ये हाइपबली है। पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, इमेजरी तो ऑब्वियसली आपको फूल, लेक, अंडर द ट्री, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो एलिट्रेशन की एग्जांपल देखें, लॉनली एज अ क्लाउड, lonely as a cloud high over and hills when all at once, वो ठीक है, ये साउंड्स जो है ना, डब्ल्यू की साउंड और ओ की जो साउंड है वो की साउंड है, ठीक है, तो इस वजह से इसको भी एलिट्रेशन के जुमरे में डाला गया है। गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees, b similes, I wandered lonely as a cloud, ठीक है, तो as का वर्ड आ गया, सिमिली आपको नजर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद एग्जांपल्स हैं, हाइपरबली आ गई, 10,000 बता दिया था मैंने पहले ही, पर्सोनिफिकेशन है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। अब वो क्लाउड को कि ये भाई ये क्लाउड जो होते हैं घूमते रहते हैं, घूमना फिरना इंसानों का काम होता है, तो वो अगेन क्लाउड्स को पर्सोनिफाई कर रहा है। और बाकी टॉसिंग देयर हेड्स एज इफ दे वर डांसिंग, अगेन पर्सोनिफिकेशन है, इसका भी जिक्र किया मैंने जब हम नज़म में से गो थ्रू कर रहे थे। इमेजरी इस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, लेकिन इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, फूल, दरख्त, लेक, ये सब क्या है, ये इमेजेस हैं। एक्सरसाइज है, कैन यू आइडेंटिफाई द लाइन्स वेयर वर्ड्स यूजेस द वर्ड्स दैट क्रिएट इमेजेस इन द रीडर्स माइंड। अब दोबारा पोएम को ओपन करें, वो लाइंस आइडेंटिफाई करें जिन लाइन में इमेजरी है, और उन लाइंस को आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो जहाँ पे भी फूलों का और इन चीज़ों का जिक्र आएगा वो ऑब्वियसली इमेजरी यकीनन वो होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 है, रीड द पोएम केयरफुली एंड टेक आउट ऑल द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट एंड वर्ब्स ऑफ साइट from the poem and put them into two lists: verb of movement, verb of sight। wandered lonely as a cloud, wander घूमना फिरना, ठीक है। वर्ब क्या है, किस चीज का, मूवमेंट, हरकत को शो कर रहा है। वर्ब ऑफ साइट, आई सॉ अ क्राउड ऑफ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, देखना। तो अब हम जरा दोबारा से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वापस नज़म पे जाते हैं और उसको दोबारा से जरा देखते हैं। आई वॉन्डर्ड lonely as a cloud that floats high over the vales, and when all at once I saw जो है ये क्या है, वर्ब ऑफ
sight है. A host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched जो है ये साइट से ताल्लुक रखता है. Along the margin of the bay 10,000 I saw again आ गया. ठीक है, साइट है. Tossing their heads in the sprightly dance. Tossing हिलाना जुलाना यानी कि मूवमेंट का वर्ब है. The waves beside them danced is again verb and it is मूवमेंट वर्ब. ठीक है, बट दे आउट इट द स्पार्कलिंग वेव. तो इसी तरीके से पूरी पोएम के अंदर आपको ये वर्ब्स दिखाई देते हैं और ये इमेजेस हैं सॉर्ट ऑफ. ठीक है, जो कि हमारे जहन के अंदर एक नक्शा सा आप ये कहें कि वो डाल देते हैं. जी, तो अब हम बात करते हैं सिंबल्स की कि इस पोएम में सिंबल्स कौन से यूज किए गए. तो सबसे बड़ा सिंबल जो है वो डैफोडिल का फूल इटसेल्फ है. एक तो ये कि बाहर का मौसम जो होता है वो रीबर्थ का मौसम होता है. ठीक है, एक नया आगाज होता है, जिंदगी जो है वो नए सिरे से अपना आगाज करती है. ठीक है, फूल जो है वो दरख्तों पे लगते हैं एंड इसके अलावा फूल जो है वो बाद में आफ्टर ज़ाहिर है फ्रूटिंग प्रोसेस जो होता है उसका यानी कि आगाज यहाँ से होता है. तो डैफोडिल्स को एज अ सिंबल ऑफ रीबर्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. और चूंकि डैफोडिल का फ्लावर जो है इट हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ, तो इस वजह से इसको पर्टिकुलरली इस सेंस में यूज़ किया गया कि ये ह्यूमन लाइफ और उसकी शॉर्टनेस को उस हवाले से सिंबलाइज करता है और उसके अंदर जो खूबसूरती है उसको हमें एंजॉय करना चाहिए. ठीक है, अब आगे इसका थीम क्या है. थीम ऑफ नेचर है. थीम ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है कि फितरत जो है वो हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज़ें मुहैया करती है, ऐसे सीन्स मुहैया करती है जिनको देखकर हम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, और जो हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात हैं और ये जो हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है जो इसने हमें बांध के रखा हुआ, थोड़ा सा सुकून जो है वो हम नेचर की कंपनी में जाकर हासिल कर सकते हैं अगर हम उसको देखें, अगर हम उसको इंजॉय करें. और जब कभी भी नेचर की पोएम्स लिखी जाती हैं तो उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स को अट्रैक्ट करें कि और उनको इस बात पे फ़ोर्स करें कि जो हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है, जो आजकल की हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है, इसमें से हम थोड़ा-सा वक़्त निकालें और उस वक़्त को निकाल कर हम जो है वो फ़ितरत के हुस्न को और फ़ितरत ने जो चीज़ें जो नज़ारे हमारे सुकून के लिए पैदा किए हैं, उन नज़ारों को हम एन्जॉय कर सकें. ठीक है? तो अब हमने इस नज़म के हवाले से इसका थीम भी देखा, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स भी देखे, हमने पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल ट्रेस की इसमें से. इसके अलावा हाइपरबली की एग्जांपल्स हमने ट्रेस की. जो इमेजेस इस्तेमाल किए गए थे, जो इमेजरी थी उसकी एग्जांपल्स भी हमने ट्रेस की. ठीक है, तो इसी तरीके से जब कभी भी आप कोई नज़म पढ़ते हैं तो आपको उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. ठीक है, अबाउट द पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ. कौन थे? रोमांटिक पोएट थे 19th सेंचुरी से. इनका टाइम पीरियड है. हिज पोएम सेलिब्रेट द ग्लोरी, मतलब कि इसकी जितनी भी नज़में हैं वो नेचर, फितरत और फितरत के हुस्न को और आम सी ज़बान, सादा ज़बान के अंदर उस चीज़ को वो डिस्क्राइब करती हैं. जी, तो एक पोएम को स्टडी किया डैफोडिल्स को. सेकंड पोएम है ब्यूटी एंड इट इज रिटन बाय जॉन मेसफील्ड. पोएम की रीडिंग करते हैं. हैव सीन dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty, like slow old tunes of Spain. I have seen the Lady April bringing in the daffodils. अब लेडी अप्रैल आप फोकस करें यहाँ पे. ठीक है, अप्रैल का महीना है यहाँ पे इंग्लैंड में या उन ममालिक में अप्रैल के महीने में बाहर आती है. ठीक है, लेडी अप्रैल. अब अप्रैल को जो कि एक महीने का नाम है उसको उसने पर्सोनिफाई कर दिया, उसने उसको लेडी कह रही है. ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल्स. और लेडी अप्रैल जो है व्हेन शी कम्स यानी कि जब अप्रैल का महीना आता है सो शी ब्रिंग्स इन विद हर द डैफोडिल्स. अगेन वही फूल जिनका ऊपर जिक्र था विलियम वर्डवर्थ की पोएम में. ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास
एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। ठीक है, अब वो अपने साथ कहता है कि ये लेकर आती है, क्या लेकर आती है? निकलता हुआ घास, यानी कि आपको बताया ना कि स्प्रिंग का जो मौसम है, इट इज साइन ऑफ रीबर्थ। यानी कि हमारे यहाँ तो ठंड नहीं होती, सर्दी नहीं पड़ती, वहां पे बर्फबारी होती है। ठीक है, और स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का वो महीना है जब चीजें दोबारा नए सिरे से उगना शुरू करती हैं, घास जो है वो नए सिरे से उगती है। और फिर उसके साथ अप्रैल की जो रेन, वो अकॉर्डिंग टू देम वार्म है, हमारे हिसाब में वार्म नहीं होगी, लेकिन उनके हिसाब में वो उसको समझते हैं कि इट इज अ वार्म रेन। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द blossoms and the old chant of the sea. सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड ओल्ड चैंट ऑफ द सी जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन ही इज सेइंग अबाउट द ओल्ड चैंट्स ऑफ द सी। इट मींस दैट सी हैज बीन पर्सोनिफाइड। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स क्या होता है? फूलों का खिलना। तो वो कहते हैं कि मैंने फूलों के खिलने के सॉन्ग सुन रखे हैं। अगेन फ्लावर्स को उसने, और उसने फ्लावर के ब्लॉसम्स को पर्सोनिफाई कर दिया है। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्क्ड white sails of ships. But the loveliest thing of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips। ठीक है, अब ऊपर लेडी अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये उसी पर्सपेक्टिव में, यानी कि अगेन पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इट मे बी दैट ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलवेड के वो सारी चीज़ें उनकी खूबसूरती एक जगह, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम के जो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है वो द वॉइस ऑफ हिज बिलवेड, या फिर हर हेयर, हर आईज एंड जो उसके वो लिप्स की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ें तो ऑब्वियसली पोएम्स जो होती हैं दे आर मल्टी लेयर्ड, उनके अंदर मल्टीपल मीनिंग होते हैं। समरी अब हम इसकी पढ़ते हैं कि समरी में इन्होंने उस मीनिंग को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। द पोएम ब्यूटी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में ये नज़म लिखी गई है। मेकिंग मेकिंग इट प्योरली पर्सनल पोएम, यानी कि वो अपनी जाती उसकी नज़म है, अपनी जाती एक्सपीरियंसेस वो इसमें शेयर कर रहा है। द poet says that he has seen a lot of beauty in his life. For example, he has seen the beauty of the dawn and the sunsets and the moors and the hills. He compares their solemn or sober beauty with the slow old tunes of Spain. स्पेन का भी जिक्र करता है मुल्क का। द पोएट सेज दैट ही हैज सीन स्प्रिंग and with it the daffodils, the grass, the soft warm April rain. The poet says that I have heard the flowers singing and the sea chant, and I have traveled strange places in the ship, but he believes that although nature is the most beautiful yet loveliest thing of beauty God ever has shown to him, और यानी कि वो हर वॉइस और वो चीज़ें, तो यकीनन यहाँ पे वो अपने, चूंकि पर्सनल पोएम है ना, यानी कि वो अपने जो उसके ज़ाती तासुरात, उसके ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं, तो इट इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ओन बिलवेड हेयर। अच्छा, समरी आपने देख ली इस पोएम की। अब हम इसके हवाले से एक्सरसाइज देखते हैं, एनालिसिस के लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स, एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, लेकिन अब हमें ये चीज़ें निकाल कर नहीं दिखाएंगी, रादर वी हैव टू फाइंड इट आवरसेल्फ। तो अब ये चूंकि एक रियल एक्टिविटी है, तो सबसे पहले हम तो देखते हैं एलिट्रेशन, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन। तीन एलिमेंट्स जो हैं इनको हम वन बाय वन, पर्सोनिफिकेशन की तो मैंने आपको एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा दे दी थी, तो सिमिली और एलिट्रेशन जो है इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि सिमिली कहाँ पर है। हैव सीन dawn and sunset on the moors coming in the, ये लाइक का वर्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिमिली दिखाई दे रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग इन द डैफोडिल ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग। अब यहाँ पे ग ग ग साउंड जो है उसकी रेपिटेशन आ रही है, लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन इन द बिगनिंग, आगाज में नहीं है। ठीक है, सो लास्ट लाइन को आप देखें तो ह साउंड जो है ये आफ्टर हर वॉइस हर हेयर। ठीक है, एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, तो यहाँ पे ह साउंड जो है वो आगाज में रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड, सीन स्ट्रेंज, स साउंड जो है इट इज बीइंग रिपीटेड, सेल्स ऑफ शिप्स,
साउंड इज अगेन बीइंग रिपीटेड। तो एस की जो है एलिट्रेशन वो 6th लाइन में है और एच की एलिट्रेशन जो है वो 8th लाइन में। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में जाके कि आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट अपील टू द सेंस ऑफ साइट, टच, टेस्ट, स्मेल। तो इमेजरी तो इसमें बहुत ज्यादा है ना, इमेजरी जो है ना, हैव सीन द डॉन एंड सनसेट, ये अगेन इमेजेस हैं। मूवर्स, विंडी हिल्स, ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, ये साउंड की इमेजरी है। डैफोडिल्स आ गया, ठीक है। स्प्रिंगिंग ग्रास, सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, ये सारे इमेजेस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट 4 लाइन्स में से मैंने निकाल दी, बाकी आप खुद उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। व्हाट आइडिया कैन यू फॉर्म अबाउट पोएट, वाज ही अ वॉन्डरर, अ सेलर, अ ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर? व्हाट, तो सेलर के हिसाब से लगता है कि वो घूमने फिरने वाला था, मुसाफिर था। सेलर भी था क्योंकि वो समुंदर की बात कर रहा है, वहाँ की एग्जाम्पल्स दे रहा है। स्पेन भी जाने की बात कर रहा है, तो वो यानी कि मुसाफिर है और इस टाइप का उसका कुछ ना कुछ प्रोफेशन हमें दिखाई देता है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज and seen strange lands from under the arched white sails of ships? जहाज़ों का वो जिक्र करता है, तो जहाज़ों से मतलब ये कि वो सेलर है, उसने जहाज़ों पे बेतहाशा सफ़र किया है और इन बेतहाशा सफ़रों के दौरान उसने स्ट्रेंज लैंड्स यानी कि अजीबोगरीब किस्म की सरजमीनें जो हैं वो देखी हैं। द पोएम ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ठीक है, so I hope that you can do it. In the first line, you can find words like dawn and sunset on the moors and the hills, which are opposites in meaning. Here are a few more words from the poem. Write the opposite of the each word. ठीक है, ये आपके लिए है, you can do it yourself. शायर के बारे में है, तो शायर के बारे में वी कैन रीड इट आउट कि जॉन, मैंने खुद इनकी पोएम फर्स्ट टाइम पढ़ी है अभी। तो John Edward Masefield was British poet and writer of the Poet Laureate of United Kingdom from 1930 until his death 1967. He is remembered as the author of the classic children novel The Midnight Folk, The Box and the Delight, and the great deal of memorable poetry, including Sea Forever. Masefield was born at Ledbury in Herefordshire, a rural area of England. After education at King's School in Warwickshire and on the school ship HMS Conway, he became a junior officer in the ocean liner. ठीक है, and being taken ill, he was forced to return home in 1897, and this is when his literary career began. His first collection of the poetry was The Saltwater Ballads, published in 1902. तो दो नज़में आपने पढ़ ली। अब नेचर के बारे में डैफोडिल्स आपने पढ़ा और उसके बाद आपने पोएम पढ़ी ब्यूटी। ठीक है, और दोनों पोएम्स में खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती, एक में उसने प्योरली नेचर की बात की है, दूसरी पोएम में मेसफील्ड जो है वो उस खूबसूरती का कंपैरिजन करता है विद द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवेड, एंड ही सेज दैट हिज बिलवेड इज मच मोर ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर। आगे कोई टेक्स्ट दिया गया है जो कि also which is related to the theme of happiness. So let us go through this text. जी, तो टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है किताब में, उसके बाद इसके हवाले से कुछ कम्प्रीहेंशन के सवालात होंगे। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, क्योंकि नज़म हो तो उसको हम ज़रा गौर से देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। सो आगे चलते हैं जी। Now let us read another famous poem, The Road Not Taken, by American poet Robert Frost. The Road Not Taken, वही पोएम जो कि ऊपर आई थी, लेकिन वहां पर हमने खाली उसको रीड आउट किया था। वी डिड नॉट एनालाइज इट। ठीक है, हमने उसका तज्जिया नहीं किया, उसके अंदर जो कि पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए, जो उसका थीम था। हमने एक जनरल बात की कि ये जो रोड है, रोड सिंबल किस चीज का है, इतना हमने डिस्कस किया था। वी डिड नॉट डिस्कस इट इन डिटेल्स, यानी कि तज्जिया जो है उस नज़म का वो हमने नहीं किया। उस तज्जिए की जानिब अब हम चलेंगे। ठीक है, सो रोड नॉट टेकन का टाइटल तो आपको पता चल गया। तो राइटर आपकी किताब का ये चाहता है कि आप इसके बारे में गेस करें थोड़ा सा कि ये जो रोड नॉट
टेकन है, जब आप इसको इसके टाइटल को पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में क्या आइडिया आता है कि व्हाट शुड इट बी अबाउट, कि ये चीज़ किसके बारे में होगी। अब इस वक्त ये सवाल मीनिंगलेस है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, रोड की सिंबल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट अस नॉट फर्दर मोर वेस्ट आवर टाइम एंड लेट अस मूव ऑन टुवर्ड द पोएम इफ इट इज़ देयर। एडवांस में प्री रीडिंग एक्सरसाइज आ गई है, तो ये अब इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमें पहले पता है कि इस नज़म का जो है वो उन्वान क्या है। तो लेट अस मूव टू द पोएम इटसेल्फ। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बड़ी खूबसूरत नज़म है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, and then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how ways lead on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in the wood, and I took the one less travelled by, and that had made all the difference. So ये नज़म है, ठीक है, आपके सामने है। टू रोड्स डाइवर्ज, येलो वुड जंगल है। जंगल क्या है, मिसाल ले लें आप कि जंगल से मुराद है दुनिया, और जो रोड्स हैं वो रोड्स क्या हैं, वो हमारी ज़िंदगी के रास्ते हैं या हमारी ज़िंदगी की चॉइसेस हैं, दोज चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक, वो चॉइसेस जो कि हमें लेना पड़ती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि ये जो दोनों रास्ते हैं मैं इन पे सफ़र ना कर सका, ठीक है। वो कहता है कि ज़ाहिर है अभी नहीं किया उसने। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो वो कहता है कि मैं अब अकेला मुसाफिर हूँ, अगर हम दो होते तो हम दोनों एक एक रास्ता इख्तियार कर लेते। एंड लुक डाउन द वन एज फॉर एज आई कुड, अब मैं अकेला हूँ तो वो कहता है कि मैंने दोनों रास्तों को वहां पे खड़े होकर देखा जहां से वो अलग होते हैं, जुदा होते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कि जहां वो रास्ते गुम हो जाते हैं वहां तक मैंने देखा नजर बुराई। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted to be, तो कहता है एक को देखा, दूसरे को देखा, दूसरा जो था उसको लेना या उसको चूज करना मैंने पसंद किया। वाई? बिकॉज इट वॉज ग्रासी। ग्रासी से बात कि उसके ऊपर घास उग चुका था, यानी कि लोग उसके ऊपर सफर कम करते थे। अब जिस रास्ते पे ज्यादा लोग सफर करते हैं वो रास्ता आसान होता है। एंड द वन दैट इज लेस ट्रेवल्ड, इट मींस दैट दिस रोड इज डिफिकल्ट, और देयर आर फ्यू ब्रेव पीपल हु चूज दिस वे, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव है ना, इस पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसी तरीके से ये जो नज़म है ये इंसानी जिंदगी की चॉइसेस जो हैं उनको ये डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अब आखिरी स्टैंजा आप इस पर आए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, तो वो कहता है कि आज मैंने ये रास्ता चुन लिया, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज से कई बरसों के बाद किसी को मैं ये वाकया सुना रहा हूँ विद साय, साय अफसोस के साथ, कि अफसोस कि मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। और मैं यही बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि जंगल में दो रास्ते जा रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। अब ये जो आखिरी लाइन है ये फोर्सफुल लाइन है, ठीक है। ये फोर्सफुल लाइन है और इससे हमें पता ये चलता है दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, कि इसी चॉइस से सारा फर्क पड़ा। तो वो जिस फोर्स से वो लाइन ये लिखी है उसने, उससे हमें पता ये चलता है कि वो जो भी रास्ता था उसकी ज़िंदगी का, जो भी डिसीजन था जो उसने लिया, वो डिसीजन पॉजिटिव साबित हुआ। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि इससे उसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा, इससे उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। अब हम समरी देखते हैं। ये एक डिस्कशन जो मेरे जहन में उस नज़म के हवाले से जो आइडिया था वो मैंने आपसे किया, लेकिन लेट्स रीड के इन्होंने किताब में क्या लिखा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट's पोएम रोड नॉट टेकन 1916 में पब्लिश हुई, ठीक है। बड़ा अच्छा शायर है, फिलोसॉफिकल लिखता है, ठीक है।
स्टॉपिंग बाय द वुड्स भी है, वो भी बड़ी खूबसूरत पोएम है उसकी। वो जो लाइंस हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go, वो बड़ी खूबसूरत लाइंस है। मतलब कि आप उसको देखें, उस नज़म को पढ़ें तो बंदा खो जाता है उस नज़म में। अच्छा, लिरिकल पोएम है ये, द रूट नॉट टेकन। लिरिकल से मुराद क्या है कि इसको गाया जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट पोएम है और उसकी अपनी ज़ाती थॉट्स और ज़ाती फीलिंग्स जो हैं उसको एक्सप्रेस कर रही है, और इसके अलावा मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव की सोच बयान कर रहा है कि सोच है, आपके सामने दो चॉइसेस हैं, यू हैव टू टेक वन एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। कि जो भी आपने फैसला किया है वो फैसला आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगा इन द लॉन्ग रन। तो जनरली अगर हम लिटरल सेंस में मीनिंग लें कि जी जो अल्फाज लिखे हैं उन अल्फाज का क्या मतलब है, तो उस सेंस में तो बिल्कुल इसका ये मतलब है कि एक मुसाफिर है, वो जंगल में जा रहा है, रास्ते में जो है वो रास्ता दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक इधर को जा रहा है एक उधर को जा रहा है, वहां पे उसको फैसला करना है कि जी मैंने किस रास्ते पे जाना है। और वो थोड़ी देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि मैं उस रास्ते पे जाऊंगा जिस पे कम लोगों ने सफर किया। ठीक है, सिंपल सा इसका जो है वो मैसेज है, जो कि सतह पे, ठीक है, जो कि ऊपर हमें दिखाई देता है, जिसको लिटरल मीनिंग कहा जाता है। डीप मीनिंग जो है वो कुछ और है। लेकिन अगर हम इसको गहराई में देखें तो अगेन वही इसके अंदर जो है वो मैसेज है, डायलेमा है कि वो जो रोड जो है वो रोड रिप्रेजेंट्स द रोड ऑफ लाइफ, एंड वो जो डाइवर्जन है, दैट डाइवर्जन रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक इन आवर लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ जो है इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट इज़ंट एंडलेस, कि अल्लाह ताला ने इनफाइनाइट लाइफ जो है वो ह्यूमन बींग्स को नहीं दी, अदर ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो लिमिटेड है। एंड कीपिंग इन व्यू दैट लिमिटेड लाइफ, इफ़ यू आर मेकिंग अ चॉइस, अगर आप एक चॉइस ले रहे हैं, तो उस चॉइस को शायद उस मकाम पे वापस मुड़कर कभी आप जिंदगी में ना आ सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक में हम जी, मैट्रिक के बाद हम एक चॉइस लेते हैं। चॉइस हमने क्या ले ली कि हमने आइदर एफए कर लिया या फिर हमने आप एफएससी कर ली। अब जब आप वो 2 साल गुजार लेते हैं तो उसके बाद आप उस डिसीजन को रिविजिट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जब आप आगे एक सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स, आपने 4 सालों में एक डिग्री कंप्लीट की, देन यू cannot revisit that decision, what's done is done। तो इसी तरीके से ये जो डाइवर्जन है, that diversion represents the choices that we have to make. If we make one choice we will be at one place, if we make the other choice we will be at the different place। ठीक है, और वो जो हमारी चॉइस है वो चॉइस इस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक अवर चॉइसेस वेरी केयरफुली एंड वेरी थॉटफुली। और फैसला जब एक दफ़ा ले लिया जाता है तो फिर उस फैसले से पीछे हटना या उसको रिविजिट करना जो है वो शायद इंसान के बस में नहीं रहता, फिर चीज़ें जो है वो आगे निकल जाती हैं। ठीक है, सो यही इसका थीम है, मेकिंग द टफ चॉइसेस। और उसको जो है वो नेचुरल सिंबलिज्म के ज़रिए जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अब आगे खुलासा दिया गया है पोएम का। तो ये जो समरी है इसमें से मुझे नहीं लगता कि हमें गो थ्रू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने पोएम को पढ़ा तो उसके साथ साथ हमने अ, उसको जो है वो अ, उसको समराइज कर लिया, उसके मीनिंग्स जो थे, जो भी चीज़ें थी उनको हमने साथ साथ पढ़ लिया था। तो यू ऑलरेडी नो कि इस नज़म के अंदर क्या चीज़ें बयान की गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ हिस्सों के अंदर स्टेंजाज को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल कि इसका पहला स्टेंजा जो है वो पहला क्विंटेट जो है 5 लाइन्स का स्टेंजा है ना। ठीक है, अब आप देखें कि ईच स्टेंजा इज ऑफ 5 लाइन्स, सो इट इज नॉट अ क्वार्ट्रेन। जो ऊपर आपने नज़म पढ़ी थी उसमें 4 लाइनों का स्टेंजा था, तो दैट वाज अ क्वार्ट्रेन। यहाँ पर आपको क्वार्ट्रेन नहीं बल्कि क्विंटेन जो है वो दिखाई दे रहा है, 5 लाइन्स का स्टेंजा है। ठीक है, सो इसमें सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है पहली सिचुएशन में। उसके बाद जो है वो दूसरी जो दूसरा स्टेंजा है उसके अंदर हमें बताया गया कि एक फैसला ले लिया गया है कि उस रोड पे हमने जाना है। फिर आगे रोड्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो आती है। उसके बाद स्टैंजा नंबर 4 जो है उसमें नॉस्टैल्जिया है। ठीक है, नॉस्टैल्जिया क्या है कि जब वक्त गुजर जाएगा तो मैं मुड़कर इस चीज़ को या इस डिसीजन को किस अंदाज में
देखूंगा, ठीक है। सो दिस टेंसा द टोन क्लियरली शिफ्ट्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रेक फ्रॉम द प्रीवियस आइडियाज, यानी कि यहाँ पे अब आइडिया थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। स्पीकर अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करता है और वो ये कहता है कि मुस्तकबिल में मैं इस फैसले को मतलब कि किस एंगल से देखूंगा, किस तरीके से देखूंगा। सो इफ द डिसीजन इज गुड देन ही विल बी हैप्पी ऑब्वियसली, बट इफ द डिसीजन टर्न्स आउट टू बी अ bad decision, then obviously he will be regretting, and he will be telling this decision to the people around him with a sigh, ठीक है। वो अफसोस के साथ बयान कर रहा होगा इस चीज को कि मैंने ऐसे किया था। जो बहस है इस नज़म के हवाले से, ठीक है, जो कि इस नज़म को जिंदा रखे हुए है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लास्ट स्टैंजा की आखिरी जो स्टैंजा है। ये जो उसकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन का लास्ट लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कि एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ठीक है, कि वो कहता है कि आज से कई अरसे के बाद मैं लोगों को ये बात बताऊंगा। साय, साय का मतलब होता है कि अब आह जो है साय, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट है। अब इस पे सवाल है, ये सवालिया निशान है कि ये साय का वर्ड यहाँ पे उसने किस सेंस में यूज किया है। एक तो होता है कि गम की आह भरना, ठीक है, और एक होता है इंग्लिश में होता है साय ऑफ रिलीफ, कि यानी कि आपको सुकून मिला, कि आप जो है वो पुरसुकून हो गए कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया था, ठीक है। सो अब जो आखिरी लाइन है ना, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, ये लाइन पॉजिटिव नोट देती है हमें, ठीक है। तो उससे हमें पता ये चलता है, जो अंदाजा मेरा अपना जाती अंदाजा है, ठीक है, वो ये है कि ये जो साय की बात कर रहा है, इट इज साय ऑफ रिलीफ, इट इज नॉट साय ऑफ सारो, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये इंटरप्रिटेशन जो है वो हर एक बंदा अपने मिजाज के मुताबिक इसकी करेगा, ठीक है। दोज who have slightly negative view of life, they are going to say that no, his decision was not right, and uh, he regretted making that decision, and as a result he's that sigh, it is the sigh of grief, ठीक है। On the other hand, those people who have the positive view of life, they are going to say that no, it is not sigh of regret, rather it is sigh of relief, and he is positive because he says that that had made all the difference, यानी कि वो जो मैंने फैसला लिया, उसी फैसले ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, या मेरी ज़िंदगी को उसने जो है वो डिफरेंट रास्ते पे लेके चला गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब हर बंदे की जो राय है लिटरेचर के अंदर, अदब के अंदर, चूंकि इंटरप्रिटेशन होती है, तो इंटरप्रिटेशन हर बंदे की वैलिड हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि जी मेरी इंटरप्रिटेशन जो है, ये जो मैंने इसमें से मतलब निकाला है वो ज़्यादा ठीक है और आपने जो मतलब निकाला है वो गलत है, ठीक है। यानी कि हर बंदा जो है जब वो अपनी इंटरप्रिटेशन देता है तो वो उसके साथ जस्टिफिकेशन देता है, और अदब की दुनिया में हर बंदे की जस्टिफिकेशन जो है उसको कुछ न कुछ वेटेज जो है वो हासिल होता है, ठीक है। तो अब इस नज़म की हम बात करते हैं लिटरी या फिर पोएटिक डिवाइसेस के हवाले से, कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो थे उनको इस्तेमाल किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोएटिक डिवाइसेस इस नज़म के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। अ, इसमें राइम स्कीम भी है, इसमें रिदम भी है, इसमें स्ट्रक्चर भी है, इसमें जो वर्ड्स का चुनाव है वो सिंपल है, यानी कि आम रोज़मर्रा की ज़बान के अंदर उसने इस्तेमाल किया है। तो वन बाय वन अब हम इन चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाफर, कि, कि मेटाफर इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल किया गया। तो इस नज़म के अंदर एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, एंड दैट एक्सटेंडेड मेटाफर इज द मेटाफर ऑफ द जर्नी थ्रू लाइफ, ठीक है, कि जो जिंदगी का सफर है ना, उस सफर को एक एक्सटेंडेड मेटाफर यानी कि लगातार सिंबल्स के जरिए प्रेजेंट किया गया है, और दैट सिंबल इज द जर्नी ऑन द रोड, यानी कि जो आपका सफर है सड़क के ऊपर, जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, उस सफर का कंपैरिजन किया गया है, उसको एज अ सिंबल प्रेजेंट किया गया है जर्नी ऑफ लाइफ का। तो ये लाइफ जर्नी ऑफ लाइफ का मेटाफर बन जाता है जर्नी ऑफ द रोड, ठीक है। अब लाइफ के अंदर जिस तरीके से वी फील अवर सेल्फ कि वी हैव टू मेक वन डिसीजन एंड देन वी हैव टू स्टैंड बाय इट, बिल्कुल इसी तरीके से द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द पोइट, कि ही इज
standing at the crossroads and he has to make a decision, उसने एक फैसला लेना है, ठीक है। और वो जो फैसला है यानी कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, उसके नज़दीक दोनों ऑप्शन जो है वो इक्वली अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। और उसको इस चीज़ का भी इल्म है कि वो जो भी डिसीजन लेगा, whichever decision it is, वो जो भी डिसीजन लेगा, it is going to have significant influence on his future life, यानी कि मुस्तकबिल जो है उसका, या जो उसकी मुस्तकबिल की ज़िंदगी है, उसके ऊपर इस फैसले का काफ़ी गहरा असर जो है वो होने वाला है, ठीक है। ये इस चीज़ का इल्म है शायर को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री में हमें इमेजरी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। द रोड नॉट टेकन हो, या फिर फायर एंड आइस हो, या फिर जो है वो स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग हो, जितनी भी उसकी नज़में, खूबसूरत नज़में हैं। और जिस तरीके से इस नज़म के अंदर वो वुड्स की बात करता है, ठीक है, इसी तरीके से स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग जो है उसके अंदर भी वुड्स का जिक्र है। और वो जो लाइंस मेरी फेवरेट हैं उसकी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वुड से मुराद क्या है? दुनिया, ठीक है, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा है वो यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पर इस पोएम के अंदर भी द रोड नॉट टेकन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वुड्स की बात कर रहा है। और वुड से मुराद जिंदगी है, लाइफ। और ये जो इमेज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी इट, कि टू रोड्स डाइवर्ज। अब जब हम अपने जहन में आंखें बंद करके ये अल्फाज अदा करते हैं तो वो इमेज हमारे जहन में आ जाता है, टू रोड्स डाइवर्ज, के दो सड़कें जो कि वी शेप में या फिर क्रॉस रोड्स की फॉर्म में एक दूसरे से जुदा हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेजरी जो है। और फिर उसके बाद वो लीव्स की बात करता है कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, के दोनों रस्ते जो थे उस दिन सुबह के वक्त पत्तों से ढके हुए थे, ठीक है। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, उन पत्तों के ऊपर किसी ने कदम नहीं रखा था अभी, ठीक है। तो ये चीज अब हमारे जहन में वो इमेज लेकर आती है, वो नक्शा लेकर आती है। हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि ऐसे एक रोड है जंगल के बीचों बीच, जो कि दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, और उस रोड के ऊपर दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हैं, और वो पत्ते ऐसे हैं कि दे आर लाइंग अनडिस्टर्ब, यानी कि उन पत्तों को कभी किसी ने या उस दिन, उस वक्त जिस वक्त की शायर बात कर रहा है, अभी उन पत्तों के ऊपर किसी शख्स ने कदम नहीं रखा, दे आर जस्ट अफ्रेश, ठीक है। तो इस तरीके से इमेजरी का छोटी सी नज़म है, खूबसूरत रिदम है, लेकिन यह है कि इमेजरी जो है उसके अंदर ये नज़म काफ़ी रिच है। जी, अब आगे आपसे सवालात हैं कुछ इस नज़म के हवाले से। मैं अ, इन नज़मों की हम डिटेल में डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ आ जाती है। आपसे कहा जाएगा कि जी स्टॉपिंग इसका द रोड नॉट टेकन जो है, इसकी समरी आप जो है वो तहरीर करें, ठीक है। इस किस्म का सवाल आपसे आ सकता है। तो पहला सवाल, व्हाट इज वुड? जंगल क्या है? जंगल जो है वो सिंबल के तौर पे भी यूज किया गया है, इट मींस लाइफ ओवरऑल, ठीक है। वैसे वुड से मुराद जो होता है वो जंगल है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी इन द येलो वुड्स? तो उसने क्या देखा था? उसने डाइवर्जन देखी थी, डाइवर्ज रोड था वो। व्हाट डज द डाइवर्ज रोड रिप्रेजेंट? डाइवर्ज रोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस ऑफ द लाइफ को। व्हाट डज द कलर येलो इंडिकेट? व्हाट फीलिंग्स और इमेजेस डू यू गेट फ्रॉम द कलर येलो? व्हिच सीजन? अब सीजन क्या है? वो ऑटम का सीजन है ऑब्वियसली, फॉल यानी कि पत्ते वगैरह गिर रहे हैं। और तो ऑटम सीजन को जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फॉल है, पतझड़ है, ठीक है। अच्छा, रीड द पोएम एंड पिक आउट अ फ्यू वर्ड्स दैट क्रिएट इमेजेस इन द रीडर माइंड। आप इसको कर सकते हैं। हाउ वाज वन पाथ डिफरेंट फ्रॉम द अदर? कि एक पाथ जो था इट लुक्ड अ बिट लेस ट्रेवल्ड एंड द अदर वन इट लुक्ड अ बिट मोर ट्रेवल्ड, ठीक है। व्हिच path had been walked on that morning before the poet traveled on one, ठीक है। नो पाथ, किसी भी पाथ पे कोई बंदा नहीं चला था। both of them they lay equally undisturbed. When the poet chose one of the paths, what did he hope to do? He hoped that it would make the difference. Does the poet regret his decision? I don't think so that he regrets his decision, because he says that choice, it had made all the difference. I should
tell this with a sigh. Is this sigh of relief or of frustration? तो यहाँ पर अब आपने हर किसी ने अपनी अपनी मर्जी जो है वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन आपने लिखनी है कि आपको क्या लगता है. हु इज द स्पीकर इन द पोएम और हु इज द नरेटर और द वॉइस ऑफ द पोएम. तो शायर जो है वो खुद उसका नरेटर है और वो अपनी आवाज में जो है वो नज़म आपको सुना रहा है. इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 है. एक्सरसाइज नंबर 9 इज सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज. तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, देयर इज नो इशू एट ऑल. अबाउट द पोएट, तो शायद जितने भी हैं ना उनका अबाउट ऑथर यहाँ पे दिया गया है. अब मेजॉरिटी ऑफ यू, बिकॉज यू आर स्टडिंग दिस इंग्लिश लिटरेचर और बीएस इंग्लिश एज अ मेजर आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है. तो बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट्स जितने भी राइटर्स होते हैं, हर एक राइटर की बायोग्राफी से वाकफियत हासिल करना आपके लिए ज़रूरी होता है. तो उसी पैटर्न पे आपको आगाज़ में ही ये चीज़ बताई जा रही है कि जब हमने विलियम्स वर्ड्सवर्थ की नज़म पढ़ी तो हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थी बायोग्राफी पढ़ी. इसी तरीके से उसकी मेसफील्ड की पोएम पढ़ी हमने. तो मेसफील्ड की पोएम के बाद मेसफील्ड की आपके पास बायोग्राफी आई, आपने उसकी बायोग्राफी को डिटेल में देखा, ठीक है. अभी आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़म पढ़ी है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से एक काफ़ी अहम नाम है. इसकी नज़में काफ़ी अच्छी हैं. लोग उनको लाइक भी करते हैं बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज. कि ज़बान उसने सादा इस्तेमाल किया है लेकिन उसकी जितनी भी नज़में हैं उनके अंदर एक यकीनन गहरा मैसेज पाया जाता है. जैसे रोड नॉट टेकन पढ़ी आपने, तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल से अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया है लेकिन उन सिंपल वर्ड्स के अंदर भी सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं और उन सिंबल्स के ज़रिए वो डीप फिलोसॉफिकल नेचर का मैसेज जो है वो आपको कन्वे करता है, ठीक है. तो इस तरीके से इसी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसकी लाइफ से वाकफियत हासिल करना हमें ज़रूरी है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था ही वॉज born in San Francisco, USA. He's an American poet. ठीक है. Uh, in 1892, Frost graduated from Lawrence High School. After graduation, he briefly attended Dartmouth College, taught at the grammar schools, worked at a mill and served as a newspaper reporter. ठीक है, ये उसका मुख्तसर सा कैरियर है. In 1897, Frost entered Harvard University but left before completing the degree requirements because of अबाउट विद ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि वो टीबी का शिकार हो गया. टीबी की शिकार होने की वजह से उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बगैर डिग्री मुकम्मल किए जो था वो निकलना पड़ा, ठीक है. देयर वाज अनदर पोइट शैले, आई थिंक, उसको भी डिग्री जो थी वो अलॉट नहीं की गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से, ठीक है. तो ये इस पे भी सवाल कभी कभी आ जाता है कि कंपेटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं कि ऐसे कौन से शायर था जो कि यूनिवर्सिटी में उसने तालीम हासिल की लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका. तो शैले का नाम आता है और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज दैट ही वाज सफरिंग, ठीक है. So in 1912, Frost moved his family to a farm in Buckinghamshire, England, where he wrote prolifically and over the years received numerous literary awards as well as honors from the United States government and the American universities. He died in बॉस्टन इन 1963. यानी कि ये बंदा जो था अमेरिका से मूव करके इंग्लैंड आ गया, ठीक है. और इंग्लैंड के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा राइटिंग का काम किया, अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया. और उन ज़ाहिर है जब आप अदब की दुनिया में एक नाम कमा लेते हैं तो फिर यूनिवर्सिटियाँ आपके ऊपर डिग्रियां निछावर करती हैं. तो यूनिवर्सिटियों ने उसको ऑनर्स दिए, उसको मेडल्स दिए गए, उसको टाइटल दिए गए. और 1963 के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसकी डेथ होती है, ठीक है. जी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ को आपने जाना, नामी ग्रामी शायर है. इसके बाद आखिरी जो नज़म इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड की गई है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज लाइफ. और ये थोड़ी डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि इट इज़ नॉट रिटन बाय अ नेटिव इंग्लिश पोएट, रादर इट इज़ अ पोएम
that is written by डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख। ना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख जो थे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के चेयरमैन रहे और काफ़ी ज़्यादा अरसा रहे। ठीक है, तो ये उनकी एक नज़म है जो कि इस चैप्टर के अंदर पोइट्री के टाइटल के तहत आपको दी गई है। तो इसको भी ज़रा नज़र दौड़ा लें कि लाइफ एन एनिग्मा, लाइफ पोइम का टाइटल है, यानी कि थीम जो है इस नज़म का, जिस मेन मौजू पे इस नज़म को कलेक्ट किया गया है, जो अल्फाज हैं उनको यकजा किया गया है, वो है लाइफ यानी कि ज़िंदगी। तो लाइफ, Dr. Hafiz says, is an enigma, a vast, mysterious ocean. Countless ships are voyaging in it. Waves take them here, waves take them there. Some are wrecked while others reach the shore. But oh, there is still one in the jaws of the angry wave since long, whose future is yet unknown. जी, तो लाइफ नज़म जो थी इसकी रीडिंग आपने की। ठीक है, नाउ लेट अस रीड के इसके मीनिंग्स क्या है। तो लाइफ जो है ऑब्वियसली काफ़ी वसी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है। विलियम ब्लेक जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो उसने लिखे। एमिली डिकिंसन की काफ़ी ज़्यादा नज़में लाइफ एंड डेथ के थीम के ऊपर हमें मिलती हैं। जॉन कीट्स की पोइट्री जो है वो लाइफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। एक उसकी नज़म है फियर्स जो है वो उसकी अपनी लाइफ के हवाले से उसने लिखी। पी बी शैले जो है वो लाइफ के हवाले से लिखता है। मुख्तलिफ शायर हैं जिन्होंने लाइफ के थीम के ऊपर लिखा है। तो इसी तरीके से ये जो नज़म है, ये नज़म भी ऑन द थीम ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर इसको लिखा गया है। जी, तो लाइफ को अब हम दोबारा से देखते हैं कि लाइफ के मीनिंग्स क्या हैं। लाइफ एन एनिग्मा वास्ट मिस्टीरियस ओशन, कि जिंदगी जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की चीज है, एक समुंदर है, मिस्टीरियस किस्म का समुंदर जिसका हमें पता नहीं कि ये है क्या। और ये एक ऐसा समुंदर है कि जिसमें बेताशा जहाज चल रहे हैं। ठीक है, और इस समुंदर की लहरें, वेव्स जो हैं, वेव्स क्या है, मुख्तलिफ हालात हैं जिंदगी के। किसी के हालात अच्छे हो जाते हैं, किसी के हालात खराब हो जाते हैं। वो वेव्स बाज लोगों को इधर ले जाती हैं, बाज लोगों को उधर ले जाती हैं। सम आर wrecked, के बाज लोग इन्हीं वेव्स या इन्हीं हालात का शिकार होकर मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। while others reach the shore, और बाज लोग जो उनकी नेचुरल लाइफ की मतलब कि बाउंड्री है उसको रीच करते हैं, या जो उनकी ज़िंदगी के मकासद होते हैं वो उनको अचीव कर लेते हैं। बट ओ, देयर इज स्टिल वन इन द जॉज ऑफ द एंग्री वेव सिंस लॉन्ग हुज फ्यूचर इज येट अननोन। तो डॉक्टर साहब वो ये कहते हैं कि अब जो रीडर है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि एक और भी ऐसा मुसाफिर है जो कि इस ज़िंदगी के सफ़र पे रवा दवा है। और ये वो मुसाफिर है कि जो इस साहिल की जो आप ये कहें कि सॉरी, ये जो ओशन है इसकी जालिम किस्म की लहरें हैं वो उनके रहम करम पे है, और उसका फ्यूचर जो है येट इट इज़ अननोन। ठीक है, अब वो आपसे भी मुखातिब हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे कि आप, यू आर द वन हु कैन मेक योर ओन फ्यूचर, कि आप अपना फ्यूचर खुद भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली ज़िंदगी के हालात जो होते हैं, अननोन फैक्टर्स जो होते हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर जो फ्यूचर है वो according to him is unknown, and it can be decided by these ways or by these circumstances or by the dint of the hard work of the individual who is अंडरटेकिंग दैट जर्नी। अब इस नज़म को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 4 कोटेशंस दी गई हैं, और आपसे सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कोटेशन है जो कि सबसे अच्छे से उस नज़म को डिस्क्राइब करती है। लाइफ इज लाइक वेव्स इन एन ओशन, दे राइज एंड दे फॉल एंड दे राइज अगेन। ठीक है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ puzzle, solve it. Life is a game, play it. Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. तो कोटेशन नंबर 1 जो है, लाइफ इज लाइक वेव्स इन एन ओशन, दे राइज एंड दे फॉल एंड दे राइज अगेन, ये जो है वो उस नज़म के थीम को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करती है। ठीक है जी, तो नज़म को दोबारा से हमने देख के हमने कोटेशन मैच कर ली। 10वीं एक्सरसाइज है कि लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, व्हाट डू दे कन्वे, व्हाट कैन यू इन्फर आफ्टर लुकिंग एट दीज पिक्चर्स, कैन यू राइट योर ओपिनियन और guess in a few sentences. Please note that these pictures actually represent the theme और मेन आइडिया ऑफ द पोएम लाइफ। ठीक है, कि ये जो नज़में हैं ये उस
पोएम के आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपको एक इमेज में कश्तियां जो हैं वो साहिल से लगती हुई दिखाई दे रही हैं, दूसरे इमेज में आपको समुंदर की जो वो तेज लहरें होती हैं वो दिखाई दे रही हैं, तीसरे इमेज में आपको एक जहाज दिखाई दे रहा है जो कि डूब रहा है। ठीक है, फोर्थ इमेज जो है अगेन, सॉरी, जो फर्स्ट इमेज है उसमें हमें कश्तियां जो है वो डिपार्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, दे आर मूविंग ऑन ऑन अ जर्नी। फोर्थ वन में कश्तियां जो हैं दे कैन बी सीन दैट दे हैव रीच्ड अशोर। अब बाज कश्तियां डूब कर जो है वो साहिल पे पहुंचती हैं और बाज कश्तियां जो है वो तेज लहरों का मुकाबला करती हैं। तेज लहरों से मुराद है मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं जो कि हमें, आप ये कहेंगे जिनका हमें सामना रहता है। ठीक है, उसके बाद है कि लेट स्टडी द लिटरी डिवाइसेस इन द पोएम, के अदबी जो लिटरी डिवाइसेस हैं या फिर फिगरेटिव लैंग्वेज जो है उसका मुआयना हमें करना है। तो लाइफ एंड एनिग्मा, के ज़िंदगी को एक एनिग्मा, एक अजूबा कहा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेटाफर दिखाई देता है। फाइंड वन मोर एग्जांपल ऑफ द मेटाफर फ्रॉम द पोएम, और आगे मुख्तलिफ सवालात हैं इसी नज़म के हवाले से, तो इन सवालात को आप एड्रेस करें। जी, तो इन सारे सवालात को आप जो है वो रीड आउट करें एंड वन बाय वन जो पोएम है लाइफ, जो कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की पोएम है जिसको आपने रीड आउट किया, go back to the poem and try to answer the questions that are written there in front of your screen। ठीक है, so ऑब्वियसली जो एक इंटरप्रिटेशन आपको मैंने दी, एक मुख्तसर सी इंटरप्रिटेशन इस नज़म की, क्योंकि नज़म खुद भी बहुत छोटी सी है, तो उस इंटरप्रिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद है कि आप इसमें से अक्सर सवालों के जवाबात जो है वो देने के लायक होंगे। ठीक है, तो दैट वाज थर्ड यूनिट। यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 3 है इसका इख्तिताम होता है, और नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, एंड ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट सेशन।